अंदर या 15 इयर्स का 20 इयर्स के प्रैक्टिस के अंदर और 15 इयर्स का जो उनका बैंकिंग एक्सपीरियंस है उसके अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला जो उनको फर्स्ट सेशन में मिला था। और जो रिव्यूज थे वो रिव्यूज इस तरह से थे कि ये सब चीज का इंफॉर्मेशन देना लेना बहुत जरूरी है और आगे का जो सिनारियो है उसके अंदर ये टाइप का जो एजुकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा फॉरेक्स एजुकेशन के बारे में बता दूं कि जैसा अभी हम लोगों ने अप टू 12th हम लोगों ने किया बाय द एज ऑफ 17-18। उसके बाद में हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन में अलग अलग 3 साल 4 साल का 5 साल का जो भी कोर्स रहेगा वो किया। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया जो 2 या 3 साल का था। लेकिन ये आगे का जो 5 साल का यानी एट द एज ऑफ 22-23 ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, फ्रेंड्स हमको सीखने क्या मिला? हमको सीखने तो यही मिला कि पैसे कैसे कमाना है, बिजनेस कैसा करना है, यही चीज हमको सीखने मिली और वो इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जो पैसे कमाया हुआ जो है उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करे, कहाँ करे और उसका आगे का जो है वो पोर्टफोलियो अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए, उसको कैसे इम्प्रूव करे। ये सब चीजों का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ना कोई एजुकेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट ने ये सिखाया है फ्रेंड्स। फॉरेक्स एजुकेशन आज तुमको वो लेवल पे लेके जाएगा जो आज 22 साल में 25 साल के अंदर भी हम लोग चीजें नहीं कर सके, वो ये नेक्स्ट 8 सेशन में होगा। तो उसमें से 2 सेशन ऑलरेडी हो गए। जिन लोगों ने ये 2 सेशंस मिस किए तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये सैटरडे और संडे यू विल बी गेटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड सेशन अगेन। तो थर्ड सेशन आज का जो है वो पूरा टॉपिक नया है, तो वो हिसाब से आपको जो है वो डिटेल जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड अटेंड किया उनके लिए काफी सिंप्लीफाइड रहेगा। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड नहीं अटेंड किया तो थोड़ा सा पेपर पेन लेके बैठो, नोट्स को पूरा बनाओ पूरा, और वो हिसाब से इसका इसका भी जो है इसका भी रिपीट सेशन होगा। क्योंकि काफी जो लोग हैं किनको जिसको टाइम एडजस्ट नहीं होता है तो उनके लिए ये रिपीट सेशन हम लोग करते हैं। तो जैसा ये रिपीट सेशन होगा तो वो हिसाब से आपको जो है एक बार दो बार तीन बार जब सुनेंगे तो उसके अंदर से और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, एक बताना चाहूंगा कि ये जो सेशन है, ये जो भी 8 सेशन हो गए, इसके अंदर का जो नॉलेज आपको मिलेगा ये नॉलेज विल बी फॉर लाइफ लॉन्ग। ये नॉलेज सिर्फ 2 महीने का है लेकिन इट इज इक्विवेलेंट टू 22 years ऑफ नॉलेज व्हाट यू हैव टेकन इन योर एजुकेशन पीरियड। तो ये जो 2 महीने का जो ये जो 8 सेशन है इसमें से एक भी सेशन ऐसे जाने मत दो, कितना भी इमरजेंसी आए या कुछ भी हो जाए तो जितना हो सके ये चीज को अटेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि यही चीज आपको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके जाएगा। और जैसा मैंने बताया, वंस यू अचीव इट देन इट इज लाइफ लॉन्ग। यानी वो जो स्किल आपने अगर अचीव कर लिया, नॉलेज मिलने के बाद में स्किल्स अगर अचीव कर लिया आपने, तो आपके लिए ये चीज जो है ये लाइफ लॉन्ग होगा। फिर आपका एज अगर 60 हो 70 हो बराबर, तो भी ये जो प्लेटफॉर्म आपके पास होगा ये प्लेटफॉर्म आपको वो लेवल पे लेके जाएगा कि कहाँ पे भी आपको किसी के ऊपर आगे डिपेंडेंट बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट मोहसिन जमील सर, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेशन बहुत ही बढ़िया लिया है और उन्हीं को थर्ड सेशन जो है उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। सो मोहसिन सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सबका बहुत बहुत आज के वेबिनार के अंदर वेलकम है, स्वागत है। आज जो हम लोगों ने पहले सेशन किए हैं उन सेशन से होपफुली आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। बेसिकली आप सबको उसके अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। उसको प्रैक्टिकली आप लोग प्रैक्टिस करें कहीं अकाउंट खोल के, या उस जो जो चीजें मैंने बताई, जैसे मान लिया मैंने लॉट साइज के बारे में आप लोगों से कहा, या मैंने आवाज आ रही मेरी? हेलो सर, आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? हम्म। एक सेकंड में जरा सा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हेलो? हेलो? डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है सर, आ रही आ रही है? आ रही है। ओके, गुड, राइट। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों से बोला कि जो जो भी हम लोग प्रैक्टिकली कोर्स जो हम आपको सिखा रहे हैं या हम आपको बता रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि खाली अगर मैं बताता जाऊंगा और आप लोग उसको सुनते जाएंगे और उसको कहीं प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आई थिंक वो धीरे धीरे करके दिमाग से निकलता जाएगा। क्योंकि ये एफएक्स में जब ट्रेडिंग वर्ल्ड में आप आते हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर इसको साइमल्टेनियसली पैरेलल जो है आप उसको प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि वो आपको सारी चीज़ें जो हमने बताई वो आपको समझ में आती जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इसको देखना। और धीरे धीरे हम लोग जो है ना वो मॉड्यूल को जो है ना बढ़ाते जाएंगे। अभी हमने आपको बेसिक्स में काफ़ी कुछ सिखा दिया, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम आपको थोड़ा सा एफएक्स के आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे कि एफएक्स के अंदर होता क्या, एक्चुअली में कैसे काम करता है। नॉर्मली जो है वो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर में अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड में काम कर रहे हो या किसी भी ट्रेडिंग वर्ल्ड में काम कर रहे हो, तो आर्किटेक्चर जो होता है उसका कि कैसे वो काम करता है, मतलब ट्रेड्स कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन उनको एग्जीक्यूट करता है, वो सारी चीज़ें एक्चुअली में कोई किसी को बताता नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में जब आप आते हैं सीखने के लिए या करने के लिए, तो जितने भी ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स उसको नॉर्मली जो है ना वो हाइड करके ही रखते हैं, क्योंकि वो आर्किटेक्चर के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहते हैं, राइट। तो हम थोड़ा सा आपको आज आर्किटेक्चर के बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर के बाद मैं जो हूँ वो आपको एक बार आज और जो है टचअप करूंगा मार्जिन आर्जिन के ऊपर, क्योंकि मार्जिन और ये सारी चीजें जो हैं वो जो एफएक्स के मेन फंक्शन हैं उनको एक बार हम लोग दोबारा से रिवैम्प करेंगे, दोबारा से समझेंगे, ताकि आप लोगों को मार्जिन कैलकुलेशन और ये सारी चीजें भी समझ में धीरे धीरे आए। तो चलते हैं हम लोग सीधे जो है ना कोर्स के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है आज का, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जो है वो इसको स्टार्ट करें हम लोग। पहले तो हम ये करते हैं कि जो लोग भी अपना वीडियो ऑन करें, मेरे ख्याल से वो अपना अपना वीडियो ऑफ कर लें, क्योंकि होता क्या कि लोग जो वॉच कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच, ताकि आप लोग सिर्फ स्क्रीन देखें और आपको स्क्रीन में समझ में आए। तो हम लोग बेसिक ऑफ एफएक्स के ऊपर आज टच बेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्चर समझते हैं, एक्चुअली में एफएक्स का आर्किटेक्चर है क्या। एक्चुअली में एफएक्स का जो आर्किटेक्चर है ना उसको आप लोगों को ये समझना है कि ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट होता है, कैसे होता है, कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ों को एक बड़े सिंपल से मैंने डायग्राम के अंदर समझाने की कोशिश किया। हालांकि ये इसके ऊपर अगर हम चर्चा करने बैठेंगे तो ये इटसेल्फ इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगेगा। बट एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को कि कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या होता है। तो होता क्या है कि बेसिकली सबसे पहले तो काम ये होता है कि क्लाइंट जो होता है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करता है। तो अगर आपने MT4 लिया तो मान लीजिए यहाँ पर जो है वो जो प्लेटफॉर्म है वो हमने मान के चला कि वो प्लेटफॉर्म MT4 है, ठीक है। अब ये एक सेपरेट एंटिटी है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर से आप बेसिकली
क्लाइंट जो है वो अलग अलग करेंसी पेयर्स में, कमोडिटीज में, इंडेक्सेस में, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी कैसे है उसको देखना है। बेसिकली प्लेटफॉर्म ज्यादातर थर्ड पार्टी होते हैं, या अगर कोई बहुत बड़ा ब्रोकर है तो उसने अपना खुद का एक प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म बनाया, जैसे हम लोगों ने मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म खुद अपना डेवलप किया हुआ है। MT4 एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो मेटाकोड्स, एक रशियन बेस्ड कंपनी है, उसने उसको डेवलप किया, और पहला जो है वो फोरेक्स का प्लेटफॉर्म था बैक इन 1985 90 सॉरी। तो तो सबसे पहले जो है वो एफएक्स की दुनिया में अगर कोई प्लेटफॉर्म लेके आया तो MT4 एक बड़े इनहैंस्ड वर्जन में उसको लाया, और मेरे ख्याल से MT4 एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने धीरे धीरे करके रेवोल्यूशन क्रिएट कर लिया मार्केट के अंदर में, और उनको देखा देखी बहुत सारे ब्रोकर्स ने प्लेटफॉर्म बनाने शुरू कर दिए। लेकिन जो प्लेटफॉर्म का जो आर्किटेक्चर था लोगों को पहले समझ में नहीं आता था कि हम किस तरीके से डेवलप करें, वो MT4 ने डेवलप किया, और आज इसलिए MT4 एक मार्केट लीडर है। यानी मेटाट्रेडर जो मेटाकोड्स जो कंपनी है वो इस वक्त मार्केट लीडर है। लेकिन अब दौर बदल गया है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे ब्रोकर्स आ गए हैं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। MT4 भी उनके आगे कुछ नहीं। अगर हम आज की डेट में आपसे बात करें, एक कंपनी है, इसका नाम है CMC, जो लंदन बेस्ड कंपनी है, उसको बेस्ट प्लेटफॉर्म का अवार्ड मिला है, और आपको सरप्राइज होंगे आप जान के कि वो पूरा प्लेटफॉर्म $120 मिलियन में डेवलप किया गया है। यूके बेस्ड कंपनी, इतना इतना पैसा लोगों ने लगा के टेक्नोलॉजी को और इनहांस बहुत अच्छा बनाया। उसके अंदर इतने सारे स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं कि जो ना, मतलब अब क्या हो रहा है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को ऐसे डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर जो रिटेल कस्टमर, जैसे आप लोग हैं, आप लोग जब ट्रेड करने आए तो आप लोगों को बहुत सारी हेल्प जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है। जैसे लोगों ने सिग्नल्स ऐड कर दिए, लोगों ने जो है वो एक वर्चुअल एनालिसिस कर दिया, टेक्निकल एनालिसिस सिस्टम कर दिया। ठीक है ना, तो इस साइड की बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई जिससे आपको जो ना ट्रेड करने के टाइम में बड़ी हेल्प मिलती है कि हम किस साइड ऑफ द ट्रेड जाएं, बाय साइड जाएं या सेल साइड जाएं। तो इस पूरे दुनिया में सबसे पहला जो स्टेप है एफएक्स की दुनिया का, वो है प्लेटफॉर्म, वो रिटेल। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट आपको दिखते हैं, और अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी आपको नजर आती है। अब वो प्राइस जो होती है उसके लिए जो है, हम लोग उनको टेक्निकल वर्ड में कहते हैं LP। ठीक है, जिसे जिसका जो है एक्चुअल में दो इसके एब्रिविएशन है। LP का मतलब है आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ठीक है, तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होता है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? प्राइसिंग। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर एक होता है, लेकिन अगर हम लेमैन वर्ड में बात करें तो बेसिकली ये LP जो होता है, ये होता है एक्चुअली में बैंक। एट द एंड ऑफ द डे बैंक ही प्राइस क्रिएट करता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या बड़े ब्रोकर्स ये प्राइस जो है वो बनाते हैं। लेकिन होलसेल जो प्राइस आती है, वो होलसेल प्राइस जो होती है वो बैंक ही कोट करता है, और उसको इनहांस करके लोग आगे से आगे, आगे से आगे देते जाते हैं, और एंड कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल एक रिफाइंड वे में आता है, विद डिफरेंट डिफरेंट कमीशन टॉपअप्स और प्राइस का जो डिफरेंस वेरिएशन बनाते हैं। अच्छे ब्रोकर जो होते हैं, जो बड़े ब्रोकर हैं, वो क्या करते हैं कि अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को लेके आते हैं इसके अंदर में, क्योंकि जो प्राइसिंग है, एफएक्स में प्राइसिंग का बहुत बड़ा खेल है। अच्छी प्राइसिंग है, टाइट प्राइसिंग है बाय और सेल के बीच की, तो आपको अच्छा मौका मिलता है ट्रेड करने का और जो है प्रॉफिट करने का। अगर बाय एंड सेल के बीच का स्प्रेड बहुत वाइड होता है तो कहीं ना कहीं आपको वो एडवांटेज नहीं मिलता मार्केट का जो जो मिलना चाहिए। इसीलिए आप ये देखोगे कि अगर हम जो है वो अगर बात करें कि फिजिकल एक्सचेंजेस जो हैं थॉमस कुक टाइप के, इनकी अगर हम बात करें तो ये एक्सचेंज बेकार इसलिए हैं क्योंकि आप जब भी इनके पास जाओ पैसे जो है ना एक्सचेंज करने के लिए, इन्होंने बिल्कुल मतलब मार्केट से, मार्केट नॉर्थ में तो ये साउथ पे होंगे, इतना डिफरेंस बना देते हैं, और इतना डिफरेंस बना के ये बेचते हैं एक्चुअली, इतना पैसे ये लोग बना रहे होते हैं, ये मनी एक्सचेंजर जो है बेसिकली। और प्राइसिंग किससे ले रहे होते हैं? प्राइसिंग इन्हीं से ले रहे होते हैं। तो अक्सर मेरी बड़ी बहस होती है जब मैं किसी जो है ना कंट्री ट्रैवल करता हूँ, किसी जो है ना मनी एक्सचेंजर के प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ और पैसे चेंज करता हूँ, और वो जो स्प्रेड मुझे बताता है कि मैं वी बाय एट दिस प्राइस, वी सेल एट दिस प्राइस, और वाकई में वेरिएशन अगर हम देखते हैं तो मैं कहता हूँ क्या आप क्या स्प्रेड चार्ज करो इतना ज्यादा, यू नो। तो अच्छे जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग LPs लेते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स लेते हैं, यानी बैंक्स लेते हैं, क्योंकि हर बैंक जो है वो आ, अपनी अलग अलग प्राइस कोट करता है। तो
जो ब्रोकर होता है, तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पूरा पार्ट है बेसिकली, ये ये ब्रोकर जो होता है, जैसे कि मान लीजिए हम इसके केस में मोयो है एक ब्रोकर, ठीक है ना। तो हमने जो है वो इसके अंदर जो प्राइस जो हम लेके आ रहे हैं, वो प्राइस हमने अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइडर से ले रखी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो गोल्ड में बहुत ट्रेड करते हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं जो क्रिप्टो में करते हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं जो करेंसीज में करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, अब कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि एक एलपी बहुत सारी प्राइसिंग अच्छी नहीं दे पाता है। वो एक चीज में स्पेशलाइज करता है, वो कहता है कि मैं करेंसीज बहुत अच्छा करता हूँ। वैसे तो सारे एलपी सारे प्राइसेस देते हैं, राइट। तो जो छोटे ब्रोकर होते हैं वो हमेशा एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ हैंडल करना एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि अगर आपको ये प्राइस दे रहे हैं तो ब्रोकर को ये एक सेल्स टारगेट भी देते हैं कि अगर हम आपको अच्छी प्राइस देंगे तो आप मुझे वॉल्यूम कितना दो, राइट। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। और फिर ये जो प्राइसिंग होती है ये सीधे प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है। अब होता क्या है कि क्लाइंट जो है वो एक ट्रेड जो है वो लगाता है। आपने जो है वो एक ट्रेड लगाया, फॉर एग्जांपल किसके ऊपर, मान लिया आपने यूरो और डॉलर के ऊपर आपने एक ट्रेड लगाया। तो वो ट्रेड आपका जब लगा तो सबसे पहले वो ट्रेड आपके प्लेटफॉर्म पे आपने लगाया। अब वो प्लेटफॉर्म से वो ट्रेड जो पीछे टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो ट्रेड को सीधे आपके एलपी के पास ले जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे एक सेंट्रल बुक होती है, सारे ब्रोकर्स की एक सेंट्रल बुक्स बना रखी है, ठीक है, जिसको हम लोग डार्क बुक भी कहते हैं इन द टेक्निकल टर्म्स। तो जहां सारे जितने भी ये जो ट्रेड अलग अलग एलपीज के पास आ रहे हैं, ये फर्दर एलपी भी सारे ट्रेड यहाँ पर डालता है। और इस सेंट्रल बुक के अंदर जो होते हैं वो सेलर और बायर दोनों खड़े होते हैं। यही रीजन है कि एफएक्स जो है वो इतना ज्यादा फास्ट है, और एफएक्स के अंदर में कोई बायर और कोई सेलर आपको प्लेटफॉर्म पे नहीं नजर आता, ठीक है ना। कोई बायर सेलर आपको प्लेटफॉर्म पे नहीं नजर आता। क्यों? क्योंकि यहां पर हर चीज सेंट्रलाइज्ड है टेक्निकली। क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर में कोई भी चीज सेंट्रलाइज नहीं है, सब एक अपनी दुकान चला रहे हैं एक्चुअली में। तो बाइनेंस है वो अपनी एक शॉप चला रहा है, पॉलीनेक्स एक अपनी शॉप चला रहा है, ठीक है। ये लोग सारे ट्रेड्स उठा के कहीं एक सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम में नहीं डालते हैं जहां पर जो है नेचुरल बायर एंड सेलर आते हैं। जितने भी एक्सचेंजेस हैं आज की डेट में ये क्रिप्टो में, ये नेटिंग ऑफ खुद करते हैं। यानी कि बाय अगर आ गया, इनको लगा कि बाय जो है वो सस्ते में जो ना सेल कर रहा है फॉर एग्जांपल कोई, तो बाइनेंस खुद भी खरीद लेता है, खुद ही एक क्लाइंट बन जाता है। इन केसेस के अंदर में एफएक्स के अंदर में ऐसा नहीं होता है। एफएक्स के अंदर में ये जरूर होता है कि अगर कोई क्लाइंट ने ट्रेड लगाया, मान लीजिए आपने यूरो डॉलर पर ट्रेड लगाया और वो ट्रेड आपका गलत लग गया, इन द सेंस कि आपने लगाया बाय लेकिन मार्केट चली गई सेल साइड, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप पैसे लूज कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर में आपके ट्रेड को एलपी को के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली आप पैसे लूज कर रहे हो, तो जब आप लूज कर रहे हो तो आप जब ट्रेड काटोगे तो आपका लॉस में ही जाएगा। तो इसके अंदर जो काउंटर पार्टी बन जाते हैं वो एलपी खुद बन जाता है। लेकिन जब आप पैसे बनाते हो तो वो ट्रेड्स को उठा के ये लोग सेंट्रल बॉडी में फेंक देते हैं। और बहुत से ब्रोकर ऐसे होते हैं जो लॉस और प्रॉफिट के केस में भी वो कुछ नहीं करते, वो सीधे सीधे यहाँ से ट्रेड उठाते हैं और सीधे सीधे यहाँ पे ट्रेड आके अपने आप जो है वो नेट ऑफ होता रहता है। तो ये एक एफएक्स का आर्किटेक्चर है जिसके अंदर में 3-4 लेवल हैं जो काम करते हैं भाई। तो जब भी आप किसी भी ब्रोकर के पास जाएंगे, आप किसी भी एलपी के पास जाएंगे, सबसे पहले आप चीज क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि ये जो प्राइसिंग आ रही है, बिड एंड आस्क की जो प्राइस आ रही है, अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक फॉर एग्जांपल करें और हम स्प्रेड पे करें, तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यूरो डॉलर की अगर मैं जो ना के बीच का जो डिफरेंस देखूं तो वो 2 से 3 के बीच में चल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया प्राइस है एक्चुअली में। और देखिए कभी कोई एक भी जा रहा है, राइट। यानी कि इन्होंने बहुत कम प्राइस जो है वो रखी हुई है बाय एंड सेल। तो इसमें क्या हुआ कि अगर मैं ट्रेड लगाता हूँ यूरो डॉलर में तो मुझे बाय एंड सेल के बीच का जब डिफरेंस कम होता है तो मुझे यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में आसानी होती है।
लेकिन अगर मान लीजिए, और वो भी इसलिए क्योंकि मार्केट की ये प्राइसिंग है, इस पे बहुत माइन्यूट फ्रैक्शन पे इन्होंने अपना टॉपअप कर रखा है, जो कि फ्रैक्शनल है, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अगर हम इसको अगर बढ़ा कर, ये से 2 आ रहा है, इसको अगर हम 20 कर दें, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस को इतना बढ़ा दें कि दोनों के बीच का डिफरेंस 20 हो जाए, 30 हो जाए, तो आप सोचो कि मार्केट कहाँ पे चली, आपने मार्केट को खड़ा कर दिया। तो जब आप बाय करोगे और बाय करने के बाद जब आप उसे क्लोज करोगे, तो क्लोज की प्राइस मार्केट की कुछ और है और आपको इतनी वाइड मिल रही है, तो आपका जो है ना लॉस भी उतना बढ़ जाएगा, राइट, और आपका प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा अगर स्प्रेड ज्यादा होता है। तो ये जो जो डिफरेंस है, इसको जो ना ज्यादातर लोग जो ना मार्केट के अंदर में देखते हैं। और अगर आप इसी प्राइसिंग को आज की डेट में देखेंगे दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, तो ये जो प्राइसिंग है ये बहुत वाइड होगी, क्योंकि किसी को इतनी अच्छी प्राइसिंग नहीं मिल पाती। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक कंपैरेटिव स्टडी को थोड़ा सा देखते हैं आज, कि एक क्रिप्टो एक्सचेंजेस आज की डेट में, जैसे बाइनेंस की मैं बात करूं, तो बाइनेंस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है अपने में, और क्रिप्टो में बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। तो क्रिप्टो में अगर काम कर रहे हैं तो एफएक्स में आने की क्या जरूरत है? एफएक्स को क्रिप्टो में आने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन क्रिप्टो को एफएक्स में आने की जरूरत पड़ गई। आज ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर में अगर आप देखें इनको, तो इन्होंने पहले क्रिप्टो एक्सचेंज स्टार्ट किया, और क्रिप्टो एक्सचेंज स्टार्ट करने के बाद धीरे 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 करके इन्होंने जो है वो इसको एफएक्स में कन्वर्ट कर दिया। और आज ये देखिए, ये आपको 10 दिख रहा है यहाँ पर, ये जो 10, ये बेसिकली ये हो गया कि आज आप क्रिप्टो को 10 टाइम्स लेवरेज पे ट्रेड कर सकते हैं, 50 टाइम लेवरेज पे ट्रेड कर सकते हैं। इवन इन्होंने अपना जो है ना वो एक मार्जिन बेस्ड प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लिया। ये देखिए, मार्जिन मतलब एफएक्स हो गया एक टाइप का, क्रिप्टो में ही एफएक्स करा। ऐसा नहीं कि करेंसीज उन्होंने इसमें ऐड की है, लेकिन उन्होंने क्रिप्टो में ही इसको एफएक्स में इसको रैप अप करके ये ले आए। क्योंकि ये दिस इज अ नीड ऑफ एन आवर। लोग लोग ये नहीं चाहते हैं कि आज अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल मनी डाल के ट्रेड करूं। बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया भर के अंदर जो प्राइस मूवमेंट के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं। और आई थिंक जो मार्जिन का कॉन्सेप्ट है एफएक्स का, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ये एक एबिलिटी देता है कि आप कम पैसों के ऊपर एक अच्छा रीजनेबल ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि अगर आप, जैसे मैंने लास्ट आपको वेबिनार में ये बताया था कि अगर एफएक्स के ऊपर 1:100 का लेवरेज है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप 1% मार्जिन रख रहे हैं और 100 टाइम्स आप उसका ट्रेड ले रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है अपने में। मैं जानता, वो रिस्की भी बहुत है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा मार्जिन होता है उतना ज्यादा आपके लूज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा ट्रेडर हैं, आपने एफएक्स को ठीक से समझा और देखा, तो आप उस लेवरेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप कम पैसों पे, यानी कि अगर आपने $1,000 डाले, तो टेक्निकली देखा जाए तो एफएक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर वो $1,000 को आप ट्रेड कर सकते हैं टाइम्स 100, यानी $100,000 तक का आप एक्सपोजर ले सकते हैं प्लेटफॉर्म। तो ये जो लेवरेज को स्टार्ट किया, वो इन्होंने इसीलिए किया कि क्रिप्टो में भी जब लोग आ गए, तो अब हमें ट्रेड करना है, तो मेरे पास अगर हाफ बिटकॉइन है तो मैं अब हाफ बिटकॉइन से खेलता रहूंगा ना, उसके ऊपर जा सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं जा सकता। अब मार्केट भाग रही है, तेजी से मार्केट भाग रही है, मुझे बिटकॉइन नहीं चाहिए। टेक्निकली देखा जाए, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको बिटकॉइन, फिजिकल बिटकॉइन नहीं चाहिए। उनको जो है वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट, आप हर बंदे को क्या चाहिए ट्रेड में, कि हम अपना प्रॉफिट कैसे निकालें, एक एक जो है मूविंग एसेट के ऊपर हम प्रॉफिट कैसे जनरेट करें अपना, लोग ये चाहते हैं। तो उसके लिए जो है लेवरेज और मार्जिन जो है वो काम आता है, क्योंकि आप वहां पर एक फिजिकल डिलीवरी नहीं ले रहे, बल्कि आपने सिर्फ, अभी देखिए आप कितनी तेजी से प्राइसिंग आ रही है, बाय सेल के ऑर्डर आ रहे हैं, और आप इसी के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उठाकर जो है ना ट्रेड्स को, और आप जो है वो इसमें पैसे बना रहे हैं। यही लोग चाहते हैं एक्चुअली। फिजिकल से अब लोग धीरे धीरे बाहर मूव हो रहे हैं। इस यही रीजन है कि अब ये जो एक्सचेंजेस हैं, इनके पास चॉइस कुछ नहीं बची कि इनको लेवरेज में आना पड़ा, अदरवाइज एफएक्स इनको खा जाता। क्यों? क्योंकि आज अगर आप एफएक्स को देखें, तो इसके अंदर जो है वो ये देखिए क्रिप्टो आ गई। अब मैं बीटीसी खरीदने क्यों जाऊं, बीटीसी क्यों करूं, जब मुझे बीटीसी में ट्रेड करने को मिल रहा है, और प्राइस इतनी तेज अगर मूव कर रही है इसकी,
और मैं खटाखट इसके प्राइस मूवमेंट पे जो ना पैसे बनाऊं, तो मुझे, मेरे लिए तो वो बढ़िया है कि मैं फिजिकल बीटीसी लेके बैठूं। अगर फिजिकल बीटीसी लेके बैठना है तो भी मैं कर सकता हूं। लेकिन एक बात जो मैंने आप लोगों को लास्ट प्रीवियस में बताई थी और मैं उसको रिवाइंड करूंगा, वो ये कि फिजिकल एक्सचेंजेस में और एफएक्स में जो अंतर है वो यही है कि आज अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं मान के चलूं कि चलिए हम इसको यहां से हटाते हैं और हम जो है वो एक क्लासिक में जाते हैं, कि आज जो लोग बीटीसी यूएसटी के अंदर, मान लीजिए बिटकॉइन डॉलर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग जो हैं उनको, आपको एक फिजिकल बीटीसी डालकर और आपको इसमें ट्रेड करना पड़ता है। आपने हाफ बीटीसी डाला और आपने जो है वो ये सोचा कि मैंने जो है वो, जब प्राइस इसकी गिर रही है बीटीसी की, तो मैंने बाय कर लिया उसको, अब जब बढ़ेगी तो मैं उसको सेल करके पैसे बनाऊंगा। लेकिन और अगर 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 प्राइस नहीं बढ़ी और रिवर्स हो गई, क्योंकि बीटीसी बहुत तेज फ्लक्चुएट करता है, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल कोट कर रहा हूं, बीटीसी तेज फ्लक्चुएट करता है, तो अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं आया तो आप क्या लूज करोगे? फिजिकल बीटीसी लूज कर जाओगे, ठीक है। और वो फिजिकल बीटीसी की जो वैल्यू है वो मे भी आगे चल के बहुत ज्यादा हो सकती है, जैसे कि बीटीसी परफॉर्म करता है, राइट, कि आज 30-34 के ऊपर है, कल यू नेवर नो 60 पे पहुंच जाए, तो आपका जो है वो पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और उसके बाद उस साइमल्टेनियसली जीरो भी हो जाता है। तो रिस्क हर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में, ये चीज को पहले दिमाग में रखना, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आ रहे हो ट्रेड करने, तो आपको रिस्क को समझना जरूरी है कि ये जो मार्केट है जो आप देख रहे हो, ये सब स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिसके ऊपर प्राइस मूवमेंट हो रहा है, जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत सारे। आप जब इसके अंदर ट्रेड करने आ रहे हो तो आपको ये देखना है कि ये जो ट्रेड मैं करूंगा इसके अंदर मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है और मुझे लॉस भी हो सकता है। लॉस क्या हो सकता है? कि मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट जा सकता है, राइट। तो ये चीज को ध्यान में रख के ही आप इसमें आ सकते हैं, तभी आपको आना भी चाहिए। ये रिस्क वार्निंग हर ब्रोकर देता है, हर एक ब्रोकर सबको देता है पहले डे वन से, जैसे आप अकाउंट खोलते हो। तो अब अगर फिजिकल एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हो हाफ बीटीसी से, और फॉर एग्जांपल अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, तो आप फिजिकल बीटीसी लूज कर जाओगे। तो लोग क्या करते हैं कि आज लोग इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, ये तब भी कुछ नहीं लेवरेज दे रहे, तो बहुत छोटा लेवरेज इनका, कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक एक्सपोजर लेते हैं बाय का, उन्होंने बाय कर लिया, राइट, और इन्होंने उसके बाद बाय करने के बाद अब उसको सेल पे लगा दिया कि जब ये मार्केट, हमने इसको सेल करना इस प्राइस पे, यानी कि अब जैसे मार्केट जो है ना वो बढ़ती जाएगी, मैं पैसे बनाता जाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट ने यू टर्न मारा तो आप लॉस में जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं कि लोग एफएक्स में आकर, अगर वहां पे आपने बाय लगाया है तो यहाँ पर आप सेल का ट्रेड लगा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लेवरेज देखिए डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो 100% के ऊपर, यानी कि आप लाइक फॉर लाइक पैसे पे कर रहे हो। या अगर आप बाइनेंस के फ्यूचर में जाओगे तो आपको ये 10 टाइम्स उसका लेवरेज देंगे, आपको ट्रेड कराएंगे। लेकिन एफएक्स के ऊपर फिर भी लेवरेज डिपेंड करता है। मिनिमम लेवरेज जो होता है इसके अंदर आज के डेट में जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर देते हैं वो देते हैं 1:20 का, यानी कि बाइनेंस से भी डबल। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो 1:50 तक भी जाते हैं, यानी कि 5 टाइम्स उनसे ज्यादा। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप जो वहां ट्रेड ले रहे हो और उसमें आपको 1:10 का लेवरेज मिल रहा है, यानी कि आप 10 रुपए, 1 रुपए के अगेंस्ट 10 रुपए दे रहे हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आपको अगर वहां पर 5 टाइम्स लेवरेज मिल रहा है, तो आप उसका फ्रैक्शन कितना कम हो गया मार्जिन का। तो उसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रेड आप वहां खोलोगे जितने पैसों में, उतने पैसों में आप यहाँ पर 5 ट्रेड खोल लोगे, क्योंकि लेवरेज का फर्क है। वो 1 टाइम लेवरेज दे रहे हैं, ये 5 टाइम लेवरेज दे रहे हैं। तो यानी कि आप यहाँ पर 5 ट्रेड खुल सकते हैं, वहां पर आपको उसी पैसों में 1 ट्रेड खुल सकता है। तो फायदा क्या होगा उससे कि आपने जब वहां ट्रेड लगाया, आपने अपने रिस्क को एफएक्स में आकर कवर कर लिया, कि अगर वहां पर मुझे लॉस हुआ तो मेरा लॉस यहां पर कवर हो जाएगा। तो ये जो, इसको हम लोग हेजिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं। और जो हमने लास्ट आपको इसमें बताया था कि किस किस टाइप की जो है स्ट्रैटेजी होती है, किस किस टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, कुछ हेजिंग करते हैं, कुछ स्पेकुलेशन करते हैं, राइट। तो ये इस टाइप की जो है ना, ये एक मार्केट है जिसके अंदर में लोग, लेकिन लेकिन इसको क्रॉस सेलिंग भी कहते हैं हम लोग, कि अगर आप, और स्मार्ट तरीका जो होता है ट्रेडिंग का वो यही होता है कि
आप फिजिकल एक्सचेंजेस में भी जाकर ट्रेड करें, क्योंकि वहां पर भी एक अच्छा जो है ना आपको मौका मिल रहा है पैसे कमाने का। लेकिन आप साथ साथ यहाँ पर भी पैरेलल अकाउंट खोल रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि यहाँ से मैं जो हूँ वो अपने रिस्क को कवर कर लूंगा, और अगर मेरे फेवर में ये मार्केट भी आ गई, वो मार्केट भी आ गई, तो आपका प्रॉफिट तो स्काई रॉकेट हो गया सीधे सीधे। तो ये जो था वो पूरा जो है ना एक आर्किटेक्चर था जो हमने आपको आज बता दिया, और आपको ये चीजें समझ में आ गई कि इसके पीछे क्या क्या पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज, ज्यादा सब थर्ड पार्टीज इसके साथ अटैच्ड है कंप्लीटली, राइट। सिर्फ और सिर्फ जो जो बेसिकली रोल है किसी भी ब्रोकर का, वो यहां तक है बस, कि ब्रोकर जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी ब्रोकर ले लें आप, मोयो कोई ले लें, ठीक है ना, मान लीजिए हम एक ब्रोकर हैं, तो हमारा रोल यहां तक है कि हम प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म के पीछे एक पार्टी ये है, और ये बहुत बड़ी पार्टी, एक पार्टी ये है, इनके कोलैबोरेशन से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और समझेंगे कि जो रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उन सब चीजों को हम लोग आज थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो लॉट साइज, आपको बाय टाइप, कितने ऑर्डर्स होते हैं, वो सारे हमने आपको लास्ट टाइम बताए थे। कि अब आप अपना जो रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है और फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या है, बेसिकली इसके ऊपर हम लोग आते हैं। वो ये है कि जब आप ट्रेड को देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने एक ट्रेड लगा रखा है, ठीक है, और जब वो ट्रेड मैंने लगा रखा है, तो अगर वो ट्रेड मेरा, मैंने फॉर एग्जांपल 0.10 लॉट लिया हुआ है बीटीसी यूएसडी के अंदर में, और मैंने बाय कर लिया हुआ है, मार्केट मेरे फेवर में नहीं है, मार्केट एक्चुअली में गिर गई, मैंने सोचा था कि 40 पे मैं बाय कर लूंगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरा प्रॉफिट आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 40 से मार्केट नीचे गिर गई, और मार्केट आके आज खड़ी है 34,990 पे। तो यानी कि डिफरेंस जो है वो तकरीबन, मान के आप चले कि 5,000 का डिफरेंस पे मार्केट नीचे है, तो इसलिए मेरा जो लॉस खड़ा है आज की डेट में वो 364.14 खड़ा, ठीक है। अब ये ट्रेड खुला है, बंद नहीं है, ठीक है। तो जब ये ट्रेड खुला होता है, अब मान लीजिए कि अगर ये माइनस में दिखा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग लॉसेस, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये फ्लोटिंग लॉसेस हो गया। अगर ये माइनस नहीं होता, प्लस होता, तो हम इसे कहते हैं ये मेरा फ्लोटिंग प्रॉफिट आज की डेट में 364.25 का है, ठीक। तो जैसे ही आप कोई ट्रेड लगाते हो, ऑटोमेटिकली जैसे ही ट्रेड आपका लगता है, वो आपके मार्केट, क्योंकि इतनी फास्ट मूव करती है एफएक्स के अंदर में, कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा होता है, या तो उससे ऊपर चली जाती है या उससे नीचे आ जाती है, और दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा होता है, राइट। तो वो जो, अगर हमने इसको बंद नहीं किया और वो माइनस में है तो फ्लोटिंग लॉसेस में है, अगर हमने इसको बंद नहीं किया और वो प्रॉफिट में, तो फ्लोटिंग प्रॉफिट में, ठीक है। या हम इसको अनरियलाइज प्रॉफिट भी कहते हैं। अगर हम इसको क्लोज कर देंगे मान लीजिए, तो ये -365 जो होगा, ये मेरे बैलेंस में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा रियलाइज्ड लॉसेस, यानी आप हमने रियलाइज कर लिया अपने लॉसेस। और अगर हम इसको नहीं कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि बैलेंस 2313 है और इक्विटी 19227 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा अनरियलाइज्ड लॉस 368 का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर कि रियलाइज्ड प्रॉफिट और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, रियलाइज्ड लॉसेस और अनरियलाइज्ड लॉसेस क्या क्या है उसको। तो ये जो है ना, इसको जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आपसे अक्सर आपसे कोई पूछता है भाई क्या तुम्हारा चल रहा, तो आप बोलते हैं हाँ मेरा ट्रेड लगा हुआ है, मेरे जो है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है, फ्लोटिंग लॉसेस जो है मेरे वो 367 के फॉर एग्जांपल चल रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट वो मार्केट का रिकवर करेगी और ये मेरा फ्लोटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल, इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। वैसे तो हमने आपको उसमें दिखा दिया प्रैक्टिकली, बट यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है और उसको कैलकुलेशन के साथ कराया, तो हम लोग उसको देखते हैं कि किस तरीके से वो, तो फ्लोटिंग लॉसेस का एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि फ्लोटिंग लॉसेस का क्या है, राइट।
एग्जाम्पल ये है कि मान लिया कि आपका जो अकाउंट है बेसिकली वो अकाउंट आपका जो है वो डॉलर में है, यानी कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट यूएसडी के अंदर है, ठीक है। और आपने करंटली एक हमने जो है ट्रेड लगा रखा है लॉन्ग, यानी लॉन्ग मतलब बाय कर रखा है 10,000 यूनिट्स ऑफ यूरो डॉलर, और वो प्राइस थी 1.1500 पे, ठीक है। अब क्या है कि जो उसका एक्सचेंज रेट है, जब आपने ट्रेड लगाया तो आपने इस पे खरीदा, लेकिन मान लीजिए मार्केट, इसका मतलब मार्केट नीचे चली गई, तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1.13000 चल रही है। तो फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे करेंगे कि हम पोजीशन साइज लेंगे, ठीक है, जो कि 10,000 है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम लोग उसको माइनस करेंगे हमेशा करंट प्राइस से, यानी कि करंट प्राइस ये है और एंट्री प्राइस जिस पे हमने ट्रेड खोला था वो ये था, तो इन दोनों का जब हमने माइनस किया, ठीक है, तो आ गया वो माइनस 0.0200 टाइम्स कितने लॉट साइज हमने लिया है, तो ये हमारा जो है वो मिनी लॉट है, जिसको 10,000 यूनिट कहते हैं, 1 लाख हमारा स्टैंडर्ड लॉट है, ठीक है। तो इसको हमने 10,000 को हमने मिनी लॉट माना, तो हमारा मिनी लॉट के ऊपर ये खुला हुआ ट्रेड। तो अब हमने इसको कैलकुलेशन फॉर्मूले पे डाला, फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू पोजीशन साइज टाइम्स ब्रैकेट में करंट प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस। हमेशा करंट प्राइस पहले आएगी माइनस, क्योंकि आपको पता चलेगा ना करंट प्राइस से कि आपने खोला था उससे मतलब नहीं, अभी प्राइस क्या चल रही है, तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा, ठीक है। तो करंट प्राइस को आप माइनस करेंगे ओपनिंग प्राइस से, मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, तो आपका जो है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा -200 इज इक्वल 10,000। इसका मतलब ये होगा कि आप 200 पिप, अब देखिए यहाँ पे पिप के हिसाब से आपने डिसाइड निकालेगा, यानी कि आपको 200 पिप का लॉस है, फ्लोटिंग लॉस है, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया फ्लोटिंग लॉस का। अब यही सेम फॉर्मूला फ्लोटिंग प्रॉफिट में भी चल सकता है, क्योंकि अगर मान लिया करंट प्राइस जो है वो यहाँ पर, अगर ये करंट प्राइस 1.13 की जगह करंट प्राइस होती है 1.17, ठीक है, 000, ठीक है, तो इसका मतलब 1.17000 माइनस ये होता टाइम्स ये होता, तो यानी ये आपको प्रॉफिट में दिखाता कि कितने प्रॉफिट में, कितने पिप के प्रॉफिट में आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट खड़ा हुआ है, ठीक है। इस चीज को देखना है कि यूजुअली व्हेन अ लॉस रिमेन्स फ्लोटिंग, जब लॉस फ्लोटिंग पे होता है और आप ये होप करते हैं कि प्राइस टर्न अराउंड होगी, ठीक है ना, तो उस उस उसके हिसाब से आप वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, ठीक, अब वहां पे देखिए, वहां पे जब मैंने आपको पहले बताया था वो फ्लोटिंग लॉस और फ्लोटिंग प्रॉफिट की बात था। अब रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो रियलाइज प्रॉफिट जो है वो इज अ प्रॉफिट दैट कम्स फ्रॉम अ कंप्लीट ट्रेड, ठीक है। यानी कि अब आपने रियलाइज कर लिया, जब आपने ट्रेड को बंद कर दिया, तो आपने प्रॉफिट और लॉस को रियलाइज कर लिया, नहीं वो आपके बैलेंस में या तो ऐड हो गए या आपके बैलेंस से वो माइनस हो गए, सेम थिंग लॉस में जाएगा, ठीक है। अब रियलाइज लॉस इज अ लॉस दैट कम फ्रॉम अ कंप्लीटेड ट्रेड, ठीक। इन अदर वर्ड्स योर प्रॉफिट और लॉस ओनली बिकम रियलाइज्ड व्हेन द पोजीशंस आर क्लोज्ड। मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन को मैं दोबारा से फोकस इसलिए करूंगा क्योंकि मार्जिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल एफएक्स वर्ल्ड, क्योंकि मार्जिन के कैलकुलेशन करना, मार्जिन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ये पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर मेरे पास $1,000 है और उस ट्रेड को मैं खोलूंगा, बहुत कोई ट्रेड पे खोलना चाहता हूं, तो कितना मार्जिन कंज्यूम होगा और कितना बफर हमें रखना है कि मेरी स्टैंडिंग पोजीशंस क्लोज ना हो। तो जब आपको मार्जिन कैलकुलेशन आ जाता है समझ में, तो आप पहले से ही ट्रेड को लगाने से पहले ही समझ लेते हैं कि मैं कितने ट्रेड्स खोलूं अपने उस जो है वो बैलेंस के ऊपर। तो टच बेस ये करते हैं कि हाँ पहले कि मार्जिन जो है वो एफएक्स के अंदर में एक्चुअली में क्या है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्जिन का कॉन्सेप्ट इसलिए एफएक्स में लाया गया ताकि रिटेल वॉल्यूम को बूस्ट दिया जाए और एक्सपोजर को एफएक्स में बढ़ाया जाए। यही यही जो ना लॉजिक जो है वो एफएक्स की दुनिया की 1995 से स्टार्ट हुई,
कि इसको हम लोग लेवरेज्ड में लेके आए, फिजिकल मार्केट से हम इसको सेपरेट करें, और अगर हम इसको लेवरेज में लेके आते हैं तो मार्केट का वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा, बहुत पार्टिसिपेंट्स आएंगे और ये मार्केट बहुत बड़ी हो जाएगी। इस और हम लोग मतलब जो ये जो इकोनॉमीज है दुनिया की, उसमें जो है ना एफएक्स का रोल बहुत बड़ा है। तो जब पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे तो वो वॉल्यूम जो है कहीं ना कहीं उन कंट्रीज के इकोनॉमीज को भी हेल्प आउट करता है। और यही एग्जैक्टली हुआ कि लेवरेज के इंट्रोडक्शन के बाद चीजें बदल गई बिल्कुल एफएक्स में। और आज अगर एफएक्स 6.6 ट्रिलियन पर डे मार्केट है तो वो इसलिए है, वो एक लेवरेज्ड मार्केट है, और वो इसलिए है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए। आज अगर हमें कोई लोन दे रहा है फ्री में, ठीक है, तो हम अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन है कि हमें प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एक लेवरेज मिल रहा है, एक मार्जिन मिल रहा है, और उस मार्जिन के थ्रू हम अपनी अमाउंट से, अपने डिपॉजिट से ज्यादा का एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन फिर मैं उस बात को रिपीट करूंगा कि फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे और नुकसान को कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इसके अंदर आपको एथिक्स के साथ ट्रेड करना है। जब फ्री मिल जाती है बहुत सारी चीजें तो लोग अक्सर बावले हो जाते हैं कि यार इतना ज्यादा हमें मिल गया है लेवरेज, अब तो हम बस भागते जाएंगे। और एफएक्स के अंदर भी जैसा मैंने आपको बताया, एक चीज और भी होती है जो बहुत तेजी से ग्रीडीनेस क्रिएट करती है, और वो ये कि यहाँ पर आपको कोई बायर सेलर नहीं मिलता है। आपके बायर सेलर जो होते हैं वो सेंट्रल बॉडी में होते हैं। आप जब ट्रेड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड लगते ही मार्केट में चला जाता है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अपना ट्रेड नजर आता है, और ट्रेड के साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस नजर आता है। और जैसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस नजर आता है, आप जैसे ही उसको देखते हो, और आपको अगर मान लीजिए प्रॉफिट उस ट्रेड के ऊपर 200 का मिल गया, $50 लगा के आपका प्रॉफिट $200 का हो गया, तो आप कस्टमर सोचता है वाओ, $50 डाले और एक ही 2 मिनट के अंदर $200, 2 मिनट के अंदर $200, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में प्राइस ऊपर ऊपर चली गई, और आपका प्रॉफिट जो है भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ऊपर चढ़ गया। तो लोग उसके अंदर और ट्रेड खोलना शुरू कर लेते हैं। तो इसलिए जो है वो, इससे फायदे भी बहुत है, उससे नुकसान भी बहुत है। फायदों को देखकर उनको यूटिलाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप उसके एडवांटेजेस को देख के अगर आप उसको यूज करेंगे तो यू विल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, राइट। तो बेसिकली जो कैपिटल ब्रोकर देता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो कैपिटल जो है उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं, राइट। तो जो कैपिटल है उसका मतलब क्या हुआ, जो जो हमने आपको एक्स्ट्रा कैपिटल दिया, यानी कि जो आपका रिक्वायर्ड मार्जिन है, राइट, और जो आप एक्स्ट्रा मार्जिन आपको उसके ऊपर मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो कैपिटल लोन है, उसको मार्जिन बोलते हैं। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि आप मान लीजिए एक स्टैंडर्ड लॉट लेना चाहते हैं डॉलर जापानीज येन का, ठीक है, लेकिन अब आप इसके अंदर आपको डॉलर जापानीज येन यानी कि 1 लाख, एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले कोट किया था कि मान लीजिए आपको $1 लाख के अगेंस्ट जापानीज येन लेने हैं, तो कितने पार्टिसिपेंट्स आएंगे दुनिया भर में से? मेरे ख्याल से फ्रैक्शन आ जाएगा एकदम। तो पहली बात तो ये कि कोई $1 लाख डाल के $1 लाख को जापानीज येन में कन्वर्ट ही नहीं करना चाहेगा, ट्रेड ही नहीं करना चाहेगा। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। $1 लाख कोई अपना रिस्क क्यों करेगा? Right? लेकिन उस $1 लाख के अगेंस्ट जापानीज येन को जब खरीदने के लिए कोई बंदा आता है और हम लोग उससे कहते हैं कि $1 लाख के अगेंस्ट तुम जापानीज येन खरीदो, लेकिन तुम्हें $1 लाख डिपॉजिट नहीं करने हैं, तुम्हें $1,000 ही सिर्फ डिपॉजिट देने हैं। इसका मार्जिन तुम्हें $1,000 ही देना है, और उसके अगेंस्ट तुम $1 लाख का गेम कर सकते हो उसके अंदर। तो रिटेल कस्टमर या इंस्टीट्यूशनल कस्टमर जो भी हो, वो सोचेंगे यार ये तो बहुत वेरी गुड, मुझे $1 लाख में कहां से किसी ब्रोकर के पास डिपॉजिट करूंगा और उसके बाद मैं जो है ना इसके अगेंस्ट ट्रेड करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर $1,000 मैंने डाले
और उसके ऊपर मैं $1 लाख वर्थ ऑफ जो है ट्रेड ले सकता हूं. दैट इज व्हाट पीपल वांट, and that is what the leverage. So leverage and margin is actually interconnected. It's the opposite thing, opposite name of each other, right? So तो मार्जिन क्या है? बेसिकली ये गुड फेथ डिपॉजिट है और कोलैटरल है दैट नीड टू ओपन अ पोजीशन एंड कीप इट ओपन. अब इसमें ये नहीं होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने $1 लाख वर्थ ऑफ जापानीज येन खरीदे $1,000 डाल के, तो उसका मतलब ये हो गया कि जब आपको लॉस हुआ तो ब्रोकर आपसे $1 लाख लेने आएगा. ऐसा नहीं हो. एफएक्स के अंदर में पहले से ही ब्रोकर आपको क्या बोल देता है कि हम आपको इसके ऊपर लेवरेज देंगे 1:100 का, फॉर एग्जांपल, यानी ₹1 के अगेंस्ट ₹100 की चीज आप खरीदेंगे. लेकिन अगर आप पैसे लूज कर गए, यानी ट्रेड आपका आपके अगेंस्ट चला गया, तो आप ₹100 हमें नहीं देंगे. आपने जो ₹1 कोलैटरल के तौर पे रखा हमारे पास, मार्जिन के तौर पे रखा हमारे पास, वो आपके हम ले लेंगे. ठीक है. और अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट जो होगा वो आपको ₹100 के ऊपर होगा ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को देखकर, कि मान ली ओपनिंग प्राइस जो है वो 1.15 थी और क्लोजिंग प्राइस जो थी 1.25 थी, तो इसके बीच का डिफरेंस होगा मल्टीप्लाइड बाय जो लॉट साइज लिया, तो प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट ₹100 के ऊपर आ गया. ठीक है. तो इस वजह से ये मार्केट इतनी ल्यूक्रेटिव बन गई, इतनी बड़ी मार्केट बन गई कि इससे बढ़िया बात क्या होगी कि हमें हमें और हमें अगर मैंने $10,000 का अकाउंट डाला आज, तो मैं टेक्निकली देखिए आप कि मैं जो हूं वो अगर $1 लाख का जो है ना वो कोई ट्रेड लेता हूं, तो मेरे $1,000 का मार्जिन जाता है, राइट. तो 1,000 यानी कि मैं 10 पोजीशन ले सकता हूं, यानी 10 टाइम्स 10 इंटू 100,000, यानी 1 मिलियन की पोजीशन मैंने ले ली. और आर्ग्यूमेंट से अगर वो सारी ट्रेड मेरे फेवर में आ गए, तो आई विल मेक गुड मनी आउट ऑफ इट. अब कोई अनाड़ी होगा जो सब लूज करेगा, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर. एफएक्स में ऐसा होता नहीं है वैसे, बट तो इस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाता है इसके, राइट. आई विल होल्ड यू ऑन फॉर 1 मिनट. सॉरी. तो ये जो है ये मार्जिन का सिनेरियो है. तो इसमें होता क्या है कि आप देखिए जो डायग्राम है ये आपको बता रहा है डायग्राम के बेसिकली पोजीशन साइज को देखते हुए आप जो हैं वो इसके ऊपर रिक्वायर्ड जो मार्जिन होता है वो लेते हैं. और हर एफएक्स पे पहले से ही प्री डिफाइंड होता है, जिसमें आपको पहले बताया कि 1:100, 1:200, यानी ₹1 के अगेंस्ट ₹100, 200, 300, 400, 500. द हायर द लेवरेज, द मोर चांस फॉर यू टू लूज मनी. तो एक बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर बड़े वो हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं कि नहीं यार चलो हम उसके पास जाते हैं, उस ब्रोकर के पास जहां मुझे 1:500 मिले. लेकिन जब ज्यादा बड़ा लेवरेज होता है तो आप ज्यादा गेम खेलते हो, ज्यादा ट्रेड मारते हो उसके अंदर, और यू ऑलवेज टेंड टू गो ऑन अ रॉन्ग साइड ऑफ. ठीक है. एफएक्स इज नॉट अ गैम्बलिंग. एफएक्स इज एन एथिकल ट्रेडिंग वर्ल्ड. इसको बहुत सारे लोग अलग अलग जो है तरीकों से देखते हैं. जो पैसे लूज करते हैं वो कहते हैं भाई साहब ये बैटिंग है. ऐसा नहीं. एक प्राइस है, एक प्राइस, बाय प्राइस सेल प्राइस मार्केट में आ रही है. आप अगर फिजिकल एक्सचेंज करने जाते हो करेंसी की, तो क्या बेटिंग थोड़ी ना कर रहे हो, यू आर एक्चुअली फिजिकली एक्सचेंजिंग द मनी. उसी को इन्होंने वर्चुअल फॉर्म में कर दिया ताकि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बढ़े. तो अब आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आप दो प्राइस के बीच में ट्रेड कर रहे हो. तो इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ प्योर ट्रेडिंग वर्ल्ड. तो यहाँ पर हर चीज को अगर आपको अच्छा ट्रेड करना है, देन यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि हम
ट्रेडिंग से पहले पहले उसके सारे बेसिक्स समझें, फिर हम उसके डायनेमिक्स को समझें, फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और फिर ट्रेड करें। राइट। अब व्हाट इज रिक्वायर्ड मार्जिन? अब रिक्वायर्ड मार्जिन जो होता है उसको, उसके बारे में हम लोग जरा सा समझते हैं कि जब हम लोग पोजीशंस खोलते हैं एफएक्स के अंदर में, तो एक रिक्वायर्ड मार्जिन जो होता है, जो उस पोजीशन को खोलने के लिए चाहिए होता है, वो क्या होता है? ठीक है, तो मान लीजिए इस डायग्राम को अगर हम देखें कि इसमें ब्रोकर ने पहले से ब्रोकर डिफाइन कर लेता है कि मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग मार्जिन आपको 1:100 का दे रहे हैं, यानी 1%। किसी ने कहा कि हम आपको मार्जिन 1:50 का दे रहे हैं, यानी कि 2% मार्जिन। राइट। अब इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर 2% मार्जिन जो है वो एक ब्रोकर चार्ज कर रहा है। तो अगर आप 1 लाख का पोजीशन यानी स्टैंडर्ड लॉट खोलना चाहते हैं किसी भी करेंसी पे, डोंट टेक यहाँ कोई करेंसी पे नहीं, कोई भी उठा लेते, अगर वो 2% मार्जिन देता है, यानी 1:50 का आपको एक लेवरेज दे रहा है, और आप एक स्टैंडर्ड लॉट खोलना चाहते हैं, तो सीधा सीधा आपका $2000 जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, अगर आप इतना बड़ा लॉट साइज लेना चाहते हैं। अब ये जो लॉट साइजेस हैं और ये जो आप मार्जिन रिक्वायरमेंट देख रहे हो 2220, अब ये डिपेंड करता है आपके अकाउंट साइज के ऊपर। अगर आपका अकाउंट साइज $10,000 का है तो आप स्टैंडर्ड लॉट खोल सकते हो, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लॉट खोलने में $2000 आपके जो है वो सेट असाइड हो जाएंगे, यानी $2000 आपके बैलेंस में से डिडक्ट हो जाएंगे और वो ट्रेड में लग जाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास उतना बैलेंस होना चाहिए बड़े बड़े लॉट साइज खोलने के लिए। अगर आपके पास उतना बड़ा लॉट साइज नहीं है, आपने आपने अगर मान लीजिए कि $1000 से अकाउंट खुला, तो फिर आप जो है वो मिनी लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं, या आप माइक्रो लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं, और मार्जिन भी उसी हिसाब से जो है एडजस्ट होता है। तो यानी कि अगर आपने मान लीजिए $1000 से अकाउंट खोला, तो आप स्टैंडर्ड लॉट नहीं ले सकते, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लॉट लेने में $2000 मार्जिन लगता है, तो आपके पास है ही नहीं बैलेंस में, तो वो लगेगा। लेकिन अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, तो आप 10,000 का ले सकते हैं, या 1000 का आप माइक्रो लॉट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10,000 में आपके $200 का मार्जिन होगा, और अगर आप मिनी माइक्रो लॉट लेंगे तो $200। अब जाहिर सी बात है, प्रॉफिट और लॉसेस भी यूनिट साइज के हिसाब से ही आते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप ज्यादा डिपॉजिट भी करें, क्योंकि फिर आप स्टैंडर्ड लॉट खोले, स्टैंडर्ड लॉट से आप पैसे बनाएं। अगर आप धीरे धीरे चलना चाहते हैं तो आप जो है वो मिनी लें, तो अगर आप और स्लो चलना चाहते हैं तो आप माइक्रो पे जाएं, और मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट से बिल्टअप करें। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए यही यहाँ पर 1% होता, राइट, तो ये हो जाता कितना? ये हो जाता 1000, ये कितना हो जाता आपका 100, और ये हो जाता आपका 10। ठीक है, इस तरीके से मार्जिन जो है ना वो रिक्वायर्ड मार्जिन कैलकुलेट होता है। मार्जिन कैलकुलेशन कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब जो मार्जिन कैलकुलेशन है उसका एक फॉर्मूला है अपना कैलकुलेट करने के लिए, और वो फॉर्मूला क्या है? पहले तो ये होता है कि मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, मार्जिन कैसे निकालते हैं, 1% है या ये कैसे आता है? तो उसका फॉर्मूला है 1/लेवरेज। तो लेवरेज जो होता है वो आपको बेसिकली जब ब्रोकर के पास जाते हैं तो ब्रोकर एक्चुअली में मार्जिन वर्ड नहीं यूज करता, ब्रोकर कहता है कि हम लेवरेज देते हैं, क्योंकि लेवरेज मींस लोन, मार्जिन मींस उस लोन का एक फ्रैक्शन। तो अगर जब बंदा ये, आप किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हो तो आप पहले उससे पूछते हो कि कितना लेवरेज आप मुझे दे रहे हो। तो कहता है कि मान ली मैं बेनिस 200 मैं 100 का लेवरेज दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/लेवरेज यानी 1/100। तो ये होता है मार्जिन आ गया रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट होती है? उसका फॉर्मूला ये है कि जो करंट प्राइस होती है जब आप ट्रेड खोलते हैं, उसका करंट प्राइस टाइम्स जितना भी आपने लॉट साइज लिया, टाइम्स जितना मार्जिन ब्रोकर दे रहा है। ठीक है ना, यानी कि अगर हम देखें कि मान लीजिए कि एफएक्स में अगर कोई ट्रेड, करेंसी में कोई ट्रेड कर रहा है यूरो डॉलर के ऊपर, और उसमें 1:100 का लेवरेज है, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर 2% का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो इसी को लेते हैं चले, कि मान लिया कि आपको 1,00,000 यूरो खरीदने हैं विद द करंट प्राइस ऑफ 1.35 यूएसडी, और ब्रोकर ने आपको पहले बता दिया कि मैं एफएक्स के अंदर में 2% मार्जिन ले रहा हूं। इसके मतलब क्या हुआ, 1:50 का लेवरेज, ठीक है, 2% मार्जिन ले रहा है। तो अब आप मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप ट्रेड लगाने जाएंगे, जो है ना स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड लगा रहे हैं आप, तो आप स्टैंडर्ड लॉट लेंगे, यानी कि आपने कहा कि मुझे एक स्टैंडर्ड लॉट लेना है, प्राइस जो है करंट प्राइस उसकी 1.35 है, टाइम्स 0.02, ठीक है, क्योंकि आपने 2 का डिवाइड किया 100 से, 0.02 से आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें एक स्टैंडर्ड लॉट यूरो डॉलर का लेने में $2700 जो है वो अपने सेट असाइड करने पड़ेंगे एज अ मार्जिन। अगर यही जो है वो 10,000 होता तो आपका होता कितना, 270, और अगर आपका यही जो है वो मिनी होता तो $27 होता, राइट। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट मार्जिन होता है। स्टैंडर्ड लॉट साइज, नॉट स्टैंडर्ड लॉट, एनी लॉट साइज, अगर आपने स्टैंडर्ड लिया, मिनी लिया, माइक्रो लिया, मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस, जो भी करंट प्राइस, जैसे आप ट्रेड खोलोगे करंट प्राइस आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय जो लेवरेज ब्रोकर दे रहा है इज इक्वल टू मार्जिन, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब आप यहां पर आप कोई भी जब ट्रेड लगाने आप जाते हो, बड़ा छोटा, तो उससे पहले आप कैलकुलेशन कर लेते हो, क्योंकि आपका अकाउंट साइज छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है, आप उस हिसाब से ये कैलकुलेशन पहले से करते हो कि अगर मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया, आपने पहले से कैलकुलेट कर लिया कि मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया, तो इसके अंदर मेरे $2700 फंस जाएंगे, यानी 10,000 का अगर अकाउंट है तो $2700 एक ट्रेड में लग गया। अगर हमने 4 ले लिए ट्रेड तो टाइम्स 4 हो गया। तो अब आप रिमेनिंग इक्विटी को पहले से कैलकुलेट करते हो उस हिसाब से आप नंबर ऑफ ट्रेड्स लगाते हो। अब रिमेनिंग इक्विटी को आप कैसे जो है वो आप कैलकुलेट करो, वो सिंपल है, क्योंकि आपका अकाउंट बैलेंस फॉर एग्जांपल जो है वो 3,000 का है, और आपने एक ट्रेड ले लिया 2700 का, तो यानी कि आपके 3,000 में से 2700 बाहर निकल गया, तो आपके पास बफर में कितना बचा, 300। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो अब आप जो है, जो अगर आपको और खरीदना, मान ली यूरो और आपको खरीदने, तो आपके पास $300 और बचे हैं यूरो खरीदने के लिए, क्योंकि आपने $2700 पहले फंसा लिया एक अपना ट्रेड खोल के, बड़ा ट्रेड खोल के। अब व्हाट इज यूज्ड मार्जिन, यूज्ड मार्जिन क्या है? तो यूज्ड मार्जिन को समझने के लिए सबसे पहले समझना था कि रिक्वायर्ड मार्जिन क्या है। तो रिक्वायर्ड मार्जिन हमने आपको ये बता दिया कि रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो कैसे जो है कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अब whenever you open a new position, a specific amount of required marketing margin is set aside, यानी कि जब, जैसे हमने आपको पहले बताया, जब भी आप कोई ट्रेड खोलोगे, आपको एक स्पेसिफिक मार्जिन जो रिक्वायरमेंट होती है उसको आपको सेट असाइड करना ही करना है। यानी कि स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर अगर हमें खोलना है, तो यानी कि मुझे जो है $2700 इस केस में सेट असाइड कर देने, अगर मुझे 1,00,000 यूरो वर्थ ऑफ जो है डॉलर खरीदना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इफ यू ओपन मोर देन वन पोजीशन एट अ टाइम, अगर आप एक से ज्यादा पोजीशन खोलते हैं एक बार में, ठीक है, तो रिक्वायर्ड मार्जिन क्या होगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक पोजीशन जो है वो, यहाँ पे ये दो पोजीशन आप लेना चाह रहे हो। एक पोजीशन क्या है, आप कह रहे हो मुझे बाय करना है डॉलर जापानीज येन, ठीक है, 1 मिनी लॉट, आपको यहाँ पर बाय करना है डॉलर स्विस फ्रैंक, ठीक है। अब इन दोनों की मार्जिन रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। हर करेंसी पेयर के अंदर में मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है। नॉर्मली क्या होता है कि मान लिया 3,000 करेंसी पेयर्स हैं, तो सबकी 1% नहीं होती है। कुछ करेंसी पेयर ऐसे हैं जो बहुत कॉस्टली पेयर्स हैं, जिनकी डायनेमिक्स बड़े डिफरेंट हैं, तो उसके अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ब्रोकर अलग अलग रखता है, वेरिएशन रखता है। तो मान लीजिए कि आप, और वो सब चीजें आपको जो है वो प्लेटफॉर्म पे दिखती हैं पहले से। तो अब आपने मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रोकर ने कहा कि हमें यूएसडी जापानीज येन के अंदर मैं 4% मार्जिन ले रहा हूँ, और यूएसडी सीएचएफ जो कि स्विस फ्रैंक है, इसके अंदर मैं 3% मार्जिन ले रहा हूँ। तो अब आपका जो कैलकुलेशन होगा वो इस हिसाब से होगा कि 4% मार्जिन, 3% मार्जिन के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे कि मेरा, अगर मैं इन दोनों पेयर में ट्रेड करता हूं,
तो 4% के हिसाब से कितना हमारा जो ना मार्जिन सेट असाइड होगा। दूसरे वाले में करता हूँ, पोजीशन लेता हूँ, तो 3% के हिसाब से कितना सेट असाइड होगा हमारा, ठीक है ना। तो अब इसका एक कैलकुलेशन हम देखते हैं कि कैसे ये जो है ना कैलकुलेट हो रहा है, और यूज्ड मार्जिन कितना हमारा लगेगा, यानी जब हम दो अलग अलग पोजीशन खोलेंगे तो कितना हमारा मार्जिन यूज हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि इस एग्जांपल को हम लेके चलते हैं कि यूएसडी जापानीज येन के अंदर ब्रोकर ने कहा कि मैं 4% मार्जिन लूंगा और इस यूएसडी स्विस फ्रैंक के अंदर मैं 3% मार्जिन लूंगा। तो अब रिक्वायर्ड मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले तो रिक्वायर्ड मार्जिन के अंदर में क्या होता है, पहले तो हम ये देखते हैं कि 4% हमारा यहाँ पर है हो गया। हमने एज्यूम किया कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो बेसिक अकाउंट होता है, जैसे कि मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूं। अब देखो ये, आप देखो मेरा ये एक अकाउंट है। अब मैंने ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला है जीबीपी में, ब्रिटिश पाउंड में, ठीक है। तो मेरा जो पैसा इनके पास डिपॉजिट है वो पाउंड में है। लेकिन अगर मैं यूरो डॉलर पर ट्रेड करता हूं, ठीक है, यूरो डॉलर के ऊपर ट्रेड करता हूं, तो मार्जिन जो होगा, जो कैलकुलेट होता है वो नॉर्मली कैलकुलेट होगा, लेकिन उसके बाद जब एंड में जो मार्जिन निकलेगा वो फिर कन्वर्ट होगा पाउंड में। क्यों? क्योंकि मेरा अकाउंट पाउंड में है, तो इक्विटी जो मेरी जो माइनस होगी वो पाउंड में होगी, राइट। तो आपका जो डिनोमिनेशन, जो आपका जो अकाउंट का डिनोमिनेशन, उसको अंदर आपको जो है ना हमेशा देखना है कि मार्जिन जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रिक्वायरमेंट है और जो पेयर में हम ट्रेड कर रहे हैं उस पेयर के साथ साथ मेरा अकाउंट किस करेंसी पेयर के अंदर है, तो उससे आप कन्वर्ट भी करोगे राइट मार्जिन कैलकुलेट करने। तो यूएसडी जापानीज येन की अगर हमें पोजीशन लेनी है, 4% उसका मार्जिन है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिक्वायर्ड मार्जिन इज इक्वल टू नोशनल वैल्यू टाइम्स मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो नोशनल वैल्यू कितनी है, क्योंकि हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक मिनी लॉट ले रहे हैं 10,000 का, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 400, सॉरी लेवरेज 4% लेवरेज था, ठीक है। तो 4% लेवरेज मतलब डिवाइड बाय 100 अगर हम करेंगे तो 0.04 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका, अगर अब आपको पोजीशन लेनी है, कौन सी मिनी लॉट लेनी है जापानीज यूएसडी जापानीज येन के अंदर में, तो आपका मार्जिन लगेगा इसके ऊपर $400 का। अब दूसरी पोजीशन भी आप खोलना चाह रहे हो, वो है यूएसडी सीएचएफ की। इसमें ब्रोकर ने पहले से डिफाइन कर दिया 3% में मार्जिन चार्ज करूंगा। तो इसका मतलब आपका अब जो है इसके अंदर जो जो लगेगा फॉर्मूले के हिसाब से वो $300 का मार्जिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो यूज्ड मार्जिन होगा वो कितना हो गया, 400 प्लस 300 इज इक्वल टू 700। क्योंकि आपके दो ट्रेड खुले हैं, दोनों ट्रेड को हमने जब कंबाइन कर लिया तो 400 इसका डिडक्ट हो गया, 300 इसका डिडक्ट हो गया, यानी कि आपके बैलेंस में से 700 हो गया। अब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप ये जो मार्जिन $400 का कैलकुलेट हुआ, $300 का कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो टोटल आ गया कितना, $700। लेकिन अगर आपका अकाउंट पाउंड में है या यूरो में है तो आप क्या करोगे, $700 को कन्वर्ट करोगे पाउंड में, ठीक। और वो कैसे करोगे, वो सिस्टम खुद ही कर लेता है, क्योंकि सिस्टम जो ना उसके पास प्राइसिंग आ रही होती है। तो जो जीबीपी यूएसडी का प्राइस होता है वो आप लेकर कन्वर्ट कर लेते हो पहले से, तो आपको पता चल जाता है कि $700 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 600 पाउंड का मार्जिन हमारा हमारे अकाउंट से माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये आपका यूज मार्जिन का होगा। अब एक बड़ा कूल डायग्राम है, इसको जरा देखते हैं, इससे और इजीली समझ में आपको आएगा कि किस तरीके से रिक्वायर्ड मार्जिन अनबैलेंस को कैलकुलेट किया जाता है। यूएसडी जेपीवाई पोजीशन जैसे हमने आपको बताया था, रिक्वायर्ड मार्जिन इसको मिनी लॉट खोलने में $400 की थी। यूएसडी सीएचएफ पोजीशन हमें खोली, उसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन हमें चाहिए था कितना, $300 का। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन को अगर हम यूज करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये दो पोजीशन खोलने के लिए यूज्ड मार्जिन जो हमारा होगा वो होगा कितना, $700, सिंपल। और बैलेंस आपका अगर मान ली $1,000 का है तो आपके $700 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो आपके $300 बैलेंस बचेगा, ठीक। तो ये आपका यूज्ड मार्जिन का कैलकुलेशन है। रिक्वायर्ड मार्जिन का कैलकुलेशन बता दिया आपको, यूज्ड मार्जिन का कैलकुलेशन आपको बता दिया। तो अब आपने निकाल लिया कि पहले से कैलकुलेट आपने कर लिया कि हमें अगर करना है ट्रेड,
हमें अपनी इक्विटी देखते हुए, बैलेंस देखते हुए कि मैं कितने ट्रेड खोल सकता हूं विद द मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब आते हैं व्हाट इज इक्विटी इन MT4। इक्विटी छोटी छोटी चीजें हैं। इक्विटी क्या है? यहां पे आप देखेंगे प्लेटफॉर्म में नीचे बैलेंस आ रहा है और इक्विटी आ रही है। इक्विटी क्या होती है? बेसिकली बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो भी बैलेंस है और जो भी आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, राइट, वो जो होता है आप उसको जब बैलेंस से माइनस कर लेते हैं, तो इसलिए आप देखो इक्विटी मूव करता रहा क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो वो आपको बैलेंस दे देता है। ठीक है ना? अब आते हैं हम लोग अकाउंट इक्विटी व्हेन एन ट्रेडिंग अकाउंट इज लूजिंग। अब अगर अकाउंट इक्विटी कैसे कैलकुलेट होती है? जब ट्रेडिंग अकाउंट जो, जैसे हमने अभी अपने केस में दिखाया कि एक ट्रेड हमारा लॉस पे चल रहा है, तो आप किस तरीके से जो ना उसको लूजिंग ट्रेड पे इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वो बहुत सिंपल है, लॉजिक्स का जो है, मतलब उसको फिर भी एक उसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि आपने $1000 डिपॉजिट किया, ठीक, आपके अकाउंट बैलेंस $1000 का है, ठीक है, किसी ने आपको ट्वीट किया, कहा कि भाई साहब आप जो ना सेल कर लो GBP USD क्योंकि मार्केट जो है ना वो नीचे जा रही है। अब आप किसी को जानते हो, उसने अच्छी आपको सिग्नल दिया, आपने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, ठीक है, और प्राइस जो है आपके अगेंस्ट मूव कर जाती है और आपका जो है मतलब जो जिस प्राइस पे आपने लिया उससे $50 नीचे मार्केट चली गई, तो आपका जो फ्लोटिंग लॉस होगा वो $50 का हो गया। ठीक है? तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो फॉर्मूला है वो ये होता है, इक्विटी इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस प्लस फ्लोटिंग प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है, यानी इक्विटी आपकी कितनी बची है, क्योंकि आपका 1000 का अकाउंट है, ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि $50 का मुझे लॉस हो गया, तो मेरी इक्विटी तो 950 दिख रही है, इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस कितना है, 1000 है, तो आप जब उसमें माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको नजर आ जाएगा कि मेरी 950 जो है वो इक्विटी बच रही है। यानी जो भी आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अगर ये प्रॉफिट होता तो आपका 50 का, तो 1050 का आपको वो इक्विटी दिखाता। ठीक है, और इसी तरीके से पॉजिटिव साइड में हो जाएगा, अगर आपको $100 का प्रॉफिट हो गया, जैसे आपने ट्रेड लगाया, तो आपकी जो है ना वो इक्विटी जो है वो $100 में ऐड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपकी इक्विटी जो है वो प्लस के केस में $1100 हो जाएगी। अब मार्जिन लेवल, मार्जिन लेवल क्या है? ये इसको भी बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्जिन लेवल की अगर हम बात करें इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप देखोगे तो ये देखिए, आप यहाँ पर एक मार्जिन लेवल आ रहा है, ये नीचे सबसे ऊपर फ्री मार्जिन के बगल में। ये मार्जिन लेवल आपको ये दिखाता है कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हो और बहुत सारे ट्रेड खोले होते हो, तो मार्जिन लेवल ये बताता है कि कितने % ऑफ द मार्जिन आपका कंज्यूम हो रहा है, और वो जो परसेंटेज ऑफ द मार्जिन आपका कंज्यूम हो रहा है, वो अगर आप ज्यादा ट्रेड खोलते जाओगे और ये लेवल अगर इसका नीचे कम होता जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका बैलेंस पूरा कंज्यूम हो रहा है। अगर ट्रेड किसी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन आ गया और आपके पास इनफ मार्जिन नहीं है, क्योंकि जब ट्रेड खुला रहता है तो मार्जिन जो होता है वो कंज्यूम होता रहता है, ठीक है ना? तो अब उस चक्कर में होता क्या है कि जब मार्जिन कंज्यूम होता रहता है, तो आप जो है वो आपको ये देखना है कि आप ज्यादा ट्रेड्स नहीं लगा सकते। अगर आप ज्यादा ट्रेड्स लगाओगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपकी जो एग्जिस्टिंग ओपन ट्रेड हैं वो आपके मार्जिन की वजह से कटते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मार्जिन लेवल को समझना बहुत जरूरी है पहले से। तो कैसे उसको मार्जिन लेवल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। तो मार्जिन लेवल क्या है? मार्जिन लेवल बेसिकली इज द परसेंटेज वैल्यू बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इक्विटी वर्सेस यूज्ड मार्जिन। यानी कि जो मार्जिन लेवल का जो कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली होता है कि जो वैल्यू होती है, जो आपकी इक्विटी है और जो आपका यूज्ड मार्जिन है, ठीक है ना, उसके डिफरेंस को देखा जाता है मार्जिन लेवल की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मार्जिन लेवल हमें कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल आते हैं कैसे, कि मार्जिन लेवल इज इक्वल टू इक्विटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूज्ड मार्जिन टाइम्स 100%। ठीक है, इस तरीके से ये मार्जिन कैलकुलेट होता है। तो अगर मान लीजिए कि इक्विटी डिवाइडेड बाय यूज्ड मार्जिन, तो अगर हम यहां पर आते हैं और इस सिनेरियो में देखते हैं, हमारी इक्विटी कितनी है? हमारी इक्विटी है 1987.27, ठीक है,
और उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूले में फिर क्या करा, डिवाइडेड बाय यूज्ड मार्जिन। ठीक, अब यूज्ड मार्जिन कितना है 935 डिवाइडेड बाय 935.02 और फिर लास्ट पार्ट क्या है टाइम्स 100%, टाइम्स 100%। राइट, परसेंटेज मेरा गलत हो गया, बेसिकली ये 212। राइट, और अगर हम इसके ऊपर जाके देखेंगे तो ये देखिए एग्जैक्टली 214 यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको मार्जिन लेवल आपका दिखा रहा है कि मार्जिन लेवल जो है वो किस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हो। अगर ये मार्जिन लेवल नीचे आता जाएगा इसका मतलब ये होगा कि आपकी इक्विटी जो है वो ज्यादा कंज्यूम हो रही है। मे बी उसके बहुत से वेरियस रीजन ये है कि मान लीजिए कि आपकी ट्रेड नीचे आता जा रहा है क्योंकि मार्केट जो है वो आपके अगेंस्ट जा रही है। आप पोजीशन को अगर खोले रहोगे तो क्या होगा, आपका बैलेंस, क्योंकि आप लॉस में जा रहे हो तो आपका बैलेंस माइनस होता रहेगा, तो आपका मार्जिन लेवल रिड्यूस होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो है वो आपको इतना बफर रखना है मार्जिन का कि आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर लॉसेस के केस में है, ठीक, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप ट्रेड लगाते हो तो ट्रेड आपके एकदम से फेवर में नहीं आती है, ट्रेड एकदम से लॉस में चली जाती है और वो मे बी 50-100 पिप नीचे आती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वो लॉस में आती जाएगी, नीचे जाती जाएगी, आपके बैलेंस में से तो वो लॉस सिस्टम डिडक्ट करता रहेगा ना, क्योंकि वो लॉस है आपका फ्लोटिंग। और जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी, अगर आपके पास मार्जिन नहीं होगा, यानी कि इन द सेंस आपने और ट्रेड खोल रखे हैं, तो ये इसको बफर नहीं दे पाएगा, तो ये ट्रेड कट जाएगा। तो मार्जिन लेवल आपको ये दिखाता रहता है कि किस लेवल पे आके आपको जो है वो और पैसे डालने हैं, अगर आपको एग्जिस्टिंग पोजीशंस को कैरी ऑन करना है या आपको बहुत सारी पोजीशंस को जो है वो क्लोज करना है, ताकि आपकी कुछ पोजीशन जो पहले से चल रही हैं वो पोजीशन आपकी चलती रहे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं रिक्वायर्ड मार्जिन। ठीक है, रिक्वायर्ड मार्जिन क्या है, एक बार इसको हम लोग और भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि मान लीजिए कि रिक्वायर्ड मार्जिन ये इसका फॉर्मूला, रिक्वायर्ड हर चीज का एक फॉर्मूला है। राइट, और सिस्टम क्या करता है, बेसिकली ये हम आपको बेसिक्स से बता रहे हैं कि सिस्टम में सारी चीजें खुद कैलकुलेट होती है, आपको करना नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड अगर ये सारी चीजें समझ में आती हैं तो फिर आप सिस्टम के ऊपर चीजों को एक बार में देख के समझ जाते हैं कि सिस्टम सही कैलकुलेट कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हमें रिक्वायर्ड मार्जिन कैलकुलेट करना है तो रिक्वायर्ड मार्जिन के अंदर वही वही पुराना सिनेरियो लेते हैं। डॉलर जापानीज येन के अंदर ब्रोकर का मार्जिन रिक्वायरमेंट 4% है, मिनी लॉट हमने लिया है। तो फॉर्मूला ये है रिक्वायर्ड मार्जिन का कि जो लॉट साइज है मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मार्जिन। तो रिक्वायर्ड मार्जिन 400 है। ठीक है, 10,000 यानी कि आपने मिनी लॉट लिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है 0.04 इज इक्वल टू 400। ठीक है ना, तो आपका 400, आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका अकाउंट जो है डॉलर में, सिंस द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 4%, द रिक्वायर्ड मार्जिन विल बी 400। ठीक, ये तो पहले भी हम लोग समझ चुके। अब दोनों को कैलकुलेट, मार्जिन लेवल को कैसे कैलकुलेट करना है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो मार्जिन लेवल को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि इक्विटी कैसे कैलकुलेट होती है। अकाउंट बैलेंस, इक्विटी इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस प्लस फ्लोटिंग लॉसेज या प्रॉफिट, दोनों में से कुछ भी हो। ठीक है, अब आपको इस सिनेरियो के अंदर में इक्विटी पता चल गई, आपको यूज्ड मार्जिन पता चल गया। ठीक है ना, आपको यूज्ड मार्जिन भी पता है, आपको इक्विटी भी पता है। अब आप मार्जिन लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिन लेवल को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों आपको जाननी जरूरी है। एक, हमारे अकाउंट की इक्विटी क्या है जो आपको दिखती है प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, यूज्ड मेरा मार्जिन कितना चल रहा है, टाइम्स 100%। तो अब यहाँ पर मार्जिन लेवल अगर करना है तो आपने कहा कि मेरी इक्विटी 1,000 है, यूज्ड मार्जिन 400 है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो उसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो मार्जिन लेवल है वो 250% कैलकुलेट। ठीक है, इस लास्ट पार्ट को देखते हैं, फिर हम लोग ये आज का सेशन क्लोज करते हैं कि मार्जिन लेवल जो होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि मार्जिन लेवल जो होता है वो 100% पर उसको हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। यानी 100% क्या ये हो गया कि ये जो लेवल है ये थ्रेशोल्ड लेवल है, इससे नीचे जब जाना शुरू हो जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि अलार्म शुरू हो गया।
इससे ऊपर रहता है तो उसको आप आपको ये पता होता है कि मेरे पास इनफ मार्जिन है कि मेरे करंट पोजीशंस चलती रहेंगी। तो मार्जिन लेवल को हमेशा देखते रहना चाहिए। जैसे ही मार्जिन लेवल 100 से नीचे जाना शुरू करेगा, आपको पहली बार सिस्टम मार्जिन कॉल देना शुरू कर देता है कि या तो आप अपनी पोजीशंस क्लोज करें कुछ, या आप बैलेंस डालें, ठीक है ना, यानी कि आप और अपने अकाउंट को फंड करें। क्योंकि होता ये है कि अगर मान लीजिए से पोजीशंस आपने खोली है, 5 पोजीशन खोली हैं और वो मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, ठीक है ना, अब नीचे जाती चली जा रही है मार्केट, तो आपका लॉसेस की वजह से आपका बैलेंस में से डिडक्ट होता चला जाएगा ना। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको ये कोट करता हूँ कि मान लीजिए मेरा ये अकाउंट खुला है, इसमें मेरा $273 का लॉस खड़ा है, तो मेरा बैलेंस जो है वो 2313 था, अभी मेरी इक्विटी 2000 है। अगर मान लीजिए यही 5 टाइम्स 6 टाइम और हो जाता और लॉसेस चलते रहते, और मैं ये सोच रहा हो रहता हूँ क्योंकि बीटीसी के केस में क्या होता है, बीटीसी का केस एक बढ़िया केस है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपने जब पोजीशन ली तो आपको ये लगा कि ये मैंने इसको, जैसे मैंने यहाँ पे पोजीशन ली है कि मैं 40,000 मैंने बाय किया, अब मैं 40,000 में मैंने बाय किया, मुझे पता है 40,000 से ऊपर बीटीसी को जाना चाहिए, लेकिन बीटीसी नीचे गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। तो यानी कि हमारा फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी इक्विटी घटती जा रही और मार्जिन लेवल भी नीचे आ रहा है। अब ये मार्जिन लेवल मान लीजिए 100 के नीचे चला गया, क्योंकि अभी भी बीटीसी नीचे जा रहा है, नीचे जाके वो, जैसे लोगों ने कहा कि $26,000 से वापस रिवर्ट मारेगा, लेकिन $26,000 तक जाते जाते अगर मेरे फ्लोटिंग लॉसेस बढ़ गए तो मेरा अकाउंट खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो अगर हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं ये रिबाउंड करेगी मार्केट, तो हम या तो फंड करेंगे अपने अकाउंट को ज्यादा मार्जिन लेवल को देखते हुए, जैसे मार्जिन लेवल 100 के नीचे आएगा, या अगर हमारे पास और पोजीशन खुली होंगी तो हम कुछ पोजीशन को क्लोज कर देंगे ताकि हमारी मेन पोजीशन पे इफेक्ट ना आए, राइट। तो इससे जो है ना आपको ये अंदाजा हो जाता है मार्जिन लेवल से कि हमारी हमारी जो अकाउंट की सिचुएशन है वो क्या है। और जो सिस्टम है जैसे MT4 है या और भी जो सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं कि 100 पे आने के बाद वो रेड अलार्म आने लगता है, 75 पर फिर आपको और देता है, और जैसे भी ब्रोकर ने अपना अपने क्राइटेरिया को सेटअप किया हो 50% जैसी मार्जिन पहुंचता है, आपकी पोजीशन सिस्टम ऑटोमेटिकली काटना शुरू कर देता है। वो पूछेगा नहीं आपसे, सिस्टम ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेगा और आप लॉसेस में जाते चले जाओगे तो ब्रोकर के पास वो लॉस आ जाएंगे। अगर आपने अपनी इक्विटी से ज्यादा लूज कर दिया तो वो ब्रोकर के पास आ जाएगा लॉस। तो सिस्टम को सेट कर लेते हैं ऐसे कि 50% पे पोजीशंस क्लोज ऑफ होना शुरू हो जाए, राइट। तो आई थिंक आज के लिए मेरे हिसाब से इतना है, बहुत है, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है वो कंसंट्रेट करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा सफर बढ़ता जाएगा क्योंकि चार्ट्स के ऊपर हम लोग आएंगे और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन यहाँ तक आपको एक पूरी बेसिक समझ में आ गया। आज आप FX के ऊपर अगर आना चाहें तो आपको पूरा ये समझ में आ गया कि जहाँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक हमें जाना है, वहां तक का आपको एक सफर समझ में आ गया। तो इसको अब इम्प्लीमेंट करें आप, जो है ना, जितना ज्यादा कर सकते हैं उसको आप लोग जो है वो प्रैक्टिकली MT4 डाउनलोड करके और उसके ऊपर ट्रेड्स लगाकर मार्जिन कैलकुलेशन देखें, मार्जिन लेवल कैलकुलेशन देखें, किस तरीके से रिक्वायर्ड मार्जिन कैलकुलेट होता है, यूज्ड मार्जिन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया वो सब एजुकेशन इस सेमिनार के अंदर में, वो सारा आपको जो एजुकेशन मैंने दी है वो आपको तभी समझ में आएगा जब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, राइट। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई थिंक ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन था ये मैं ये देख रहा हूँ कि सब काफी लोग जो है काफी मैसेजेस भी आ रहे हैं कि नोट्स वगैरह जो है वो बना रहे हैं सब लोग। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जब भी इसका रिकॉर्डिंग आएगा, जिसने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर डेफिनेटली इसका नोट्स बनाओ, क्योंकि ये थर्ड सेशन है दिस, इसको अगर समराइज कर रहे हैं तो इट इज जस्ट अ जर्नी ऑफ प्लेटफॉर्म। क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म सर ने बताया, जो आर्किटेक्चर इनिशियली सर ने बताया कि एक क्लाइंट जो भी ट्रेड करेगा उसके पीछे वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करता है, और उसके आगे अगर देखेंगे उसके पीछे अगर LP देखेंगे, आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर देखेंगे, उसके पीछे जो है वो बैंक रहेगा उसके पीछे। तो डेफिनेटली ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों का बेसिकली
हुआ कैसा है, देखो ये सेशन जो है ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि तुमको बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग यू आर गेटिंग दिस सेशन। जब हम लोग 2 साल 3 साल पहले शुरू किए थे, वी स्टार्टेड, जैसा बोलते हैं ना, डायरेक्टली हमारे पास एग्जाम पेपर्स आ गए थे हमारे पास। तो हम लोगों ने 50,000 लाख रुपए डाल के ऑलरेडी ये सब चीज को चालू किया था विदाउट एनी एजुकेशन। तो जैसा मार्जिन नीचे गिरते जा रहा था, जो मार्जिन लेवल है नीचे गिरते जा रहा था, वो सब चीजें जब नीचे जाने के बाद में, अकाउंट क्लोज होने के बाद में, फिर हमको समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है करके। तो आप लोगों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि ये सब चीजें चालू करने से पहले आपको मिल रहा है। तो जो आज सीखा है हमने वो यही सीखा है कि आर्किटेक्चर क्या है फॉरेक्स के पीछे, एग्जैक्टली फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म क्या है जो 6.6 ट्रिलियन क्यों पहुंची है, वो सीखा है हमने। मार्जिन और लेवरेज ये सबसे बड़ा यूएसपी है फॉरेक्स का। और जैसा ये लिवरेज है, लिवरेज इज जस्ट लाइक अ लोन, ठीक है। मार्जिन है, इट इज अ पार्ट ऑफ इट विच इज टेकन, राइट। बाद में हम लोगों ने अनरियलाइज प्रॉफिट एंड फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस वो सब चीजें देखे लाए। क्योंकि मेन कैसा है कि जो रिस्क फैक्टर जो है, जैसा अभी इनिशियल मीटिंग में भी मैंने बताया था कि रिस्क फैक्टर ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो लोगों का कैसा रहता है कि जैसा ये फ्लोटिंग भी है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अंदर डर के बारे में लोग ट्रेड ही क्लोज कर देते कि यार ये बहुत नीचे जा रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो फिर वो। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जो फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस है वो चीजें हमने देखी। उसके बाद में सबसे बड़ा जो लास्ट 2 सेशंस में जो सर ने सिखाया था कि स्टैंडर्ड लॉट, माइक्रो लॉट और मिनी लॉट, ये सब चीजें जो सिखाया था, उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो चीजें आज हमको यहाँ पे सीखने मिली। उसके बाद में अगर तुम पूरा प्लेटफॉर्म देखेंगे, उसके अंदर जो बेसिकली जो चीज है वो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद मार्जिन। तो वो मार्जिन एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना है, इक्विटी कैसे कैलकुलेट करना है, यूज मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, इक्विटी इन MT4 जो है वो एग्जैक्टली क्या चीज होती है, मार्जिन लेवल क्या चीज होता है, और मार्जिन लेवल जो है वो 100% के नीचे जाने के बाद में किस तरह से वो तुमको दिखता है कि वो सब चीजें तुमको एक जो प्लानिंग रहता है। देखो ये जो सिस्टम है, अगर ये सिस्टम तुमने मोचन सर का अगर पूरा आज अच्छी तरह से अगर सुना रहेगा, तो ये जो बेसिक्स है, ये बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में जो है वो इसके पीछे का डायनामिक्स को समझना है। और ये दोनों चीजें अगर आप समझ लिए, पूरा बेसिक्स और डायनामिक्स पूरा अगर समझ लिए, तो फिर इसके पीछे स्ट्रैटेजी बनती है। और ये स्ट्रैटेजी अगर आपने सीख ली और उसके बाद में आप अगर ट्रेड करते हो, तो ये आप प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाते हो। और रूटीनली लोग क्या करते हैं कि ये सब चीजें, जो पहले के जो 3 क्राइटेरियाज है, ये कभी भी फुलफिल नहीं करते और डायरेक्टली जो है वो ट्रेड करने लग जाते हैं, और किधर न किधर तो भी फिर वो लॉस कर देते हैं। लॉस मीन्स एक्चुअली इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रिवेंट करने के लिए ये एजुकेशन है। तो काफी अच्छा एजुकेशन हुआ है। और सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स नहीं बनाए रहेंगे तो जब भी इसका रिकॉर्डिंग आएगा वो टाइम पे आप नोट्स बना लो। और ये जो चीज है ये पास में रखो, क्योंकि जब भी ट्रेड करेंगे या जब भी किसको सिखाना है आपको, तो ये चीज जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए, आपके सीखने के लिए और आपके सिखाने के लिए, दोनों। तो जैसा बताया, इट इज जस्ट एन जर्नी ऑफ प्लेटफॉर्म। और यही प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको काम करना है, और यही प्लेटफॉर्म आगे का जो है वो ट्रेडिंग दुनिया में ये फ्यूचर रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन आज के इसमें आने के लिए, सुनने के लिए। एंड हम लोग फिर अनाउंस करेंगे आपको कि नेक्स्ट हम लोग सेशन कब कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग विल जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड until we finish everything. So thank you very much once again. Have a good day.